Hello everyone, I welcome you all on the channel Fun with Learning. So from today, आज से हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक है इसको पढ़ेंगे और इसमें जो हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जो भी उसमें क्रिएटिव टास्क है उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम पहले तो इस बुक का प्रीव्यू देखते हैं कि क्या सब चैप्टर है इसमें और क्या क्या हमें पढ़ना है। नीचे आए तो ये जैसे देखिए, ये फॉरवर्ड है कि क्यों इस बुक को बनाया गया है, क्या पर्पस है इस बुक के बनाने का। इस एक्चुअली इस बुक का पर्पस यह है कि इसमें जो है ना मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चे का, जिसमें कि स्कूल का एक बहुत ही योगदान होता है उस डेवलपमेंट में। और लेटर ऑन हम ये देखेंगे कि ये बुक जो है बनाने पर हमें क्या क्या क्वेश्चंस हमारे माइंड में राइज होना चाहिए, इस पर बात की गई है। यहाँ ये देखिए टेक्स्ट बुक कमेटी किन किन लोगों ने इस बुक को बनाया है, उसके सारे तरह से क्रेडिट किन्हें किन्हें दिया गया है, किस किस राइटर्स ने इसमें अपना जो है समय दिया है। अब यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव है इस बुक का, ऐसे हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। इस बुक से जो है ना आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होना है कि इकोनॉमी है क्या, एक्चुअली हम इकोनॉमी को पढ़ते क्यों है और उसका नीड क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस मन में अराइज होने चाहिए पार्टिकुलरली, क्योंकि आजकल आप जब भी न्यूज़पेपर देखेंगे या फिलहाल जो है अभी के टाइम में देख लें स्टॉक मार्केट, तो यहाँ हम लोग अडानी का नाम सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गया, बहुत सारे तरह की चीजें सुन रहे हैं, उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं जो हमें पता नहीं होता है। तो इस बुक का पर्पस यह है कि हमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी से पता कराए भारत इंडिया जो है उसका इकोनॉमी कैसे आज जो है यहाँ एक वन ऑफ दी लाइक बेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड है। तो यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, क्या हम आजादी से पहले भी इसी स्थिति में थे या किस स्थिति में थे, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो है आपको बहुत तरह से मतलब डाटा को पढ़ने, डाटा इन द सेंस कि पिछले कुछ समय से जो भी जैसे भी भारत प्रोग्रेस कर रहा है, जहाँ जहाँ हम पीछे रह रहे हैं, उन सभी चीजों को हमें यहाँ दिखाया जाएगा और हम सीखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ बहुत सारे हम साइट से डाटा उठाएंगे, जैसे नीति आयोग होता है, फिर इंडिया का जो है क्या कहते हैं एनएसओ का साइट है, वहां से हम डाटा उठाएंगे। तो डाटा मतलब कि क्या इनकम रहा है इंडिया ने, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, इन सभी रिलेटेड हम चीजों को देखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, इसे हम एक बार जरूर पढ़ना, एक्चुअली सभी को ये तो याद होना चाहिए और एक बार हम इसी के लिए एक बार इसे हम पढ़ भी लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Then further है equality of status and of opportunity and to promote among fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. जो है 26 नवंबर 1949 को हमें अपना जो है प्यारा संविधान मिला था, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और सबसे जो है डेमोक्रेटिक संविधान कहा जाए। इसमें जो है सभी जितने भी वर्ग के लोग हैं सभी का ध्यान रखा गया है, सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। तो हमारे हिसाब से तो सभी को अपना प्रीएम्बल जरूर याद होना चाहिए। चलिए अब आगे हम देखेंगे चैप्टर प्रीव्यू में क्या सब हमें कंटेंट्स में पढ़ना है। तो कंटेंट्स में देखिएगा इसमें कुल यूनिट टोटल 3 यूनिट है। अब यूनिट के अंदर कुछ कुछ चैप्टर्स हैं। अब उस चैप्टर में देखिएगा यूनिट 1 जो है हमारा, उसमें है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस टाइम 1947 टू 1990। अब इस यूनिट में हम ये बात करेंगे कि जो भी भारत मतलब 1947 से 1990 के बीच में भारत ने जितने भी पॉलिसीज नीतियां अपनाई, जो भी विकास को लेकर भारत ने योजना बनाई, क्या क्या कदम लिए और उनसे हमने क्या सीखा एक्सपीरियंस, तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए इस यूनिट के अंदर चैप्टर 1 जो है उसमें हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो भारत की अर्थव्यवस्था थी
जब हमें आजादी मिली तो वह किस हालात में थी, उसके बारे में हम जानेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, कि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसकी स्थिति काफी ही मतलब कमजोर थी। जब कॉलोनियल रूल का हो गया, जब ब्रिटिश हम पे शासन कर रहे थे अंग्रेज, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी स्थिति में थी। जो आदमियों को खाना नहीं मिल पा रहा था, जो क्या कहते हैं निजी सुविधा मिलनी चाहिए वो हमारे पास नहीं थी। उसके बाद देखेंगे उसी समय जो हमारा जो कृषि था, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर किस स्थिति में था। एक्चुअली ऐसे कहा जाता है कि आजादी से बहुत समय पहले प्राचीन युग में भी भारत का जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता था। बट जब अंग्रेज यहाँ आए तो आजादी के समय हमारी इतनी स्थिति खराब क्यों थी? तब भी तो क्या कहते हैं खेती हो रही थी, तो फिर भी हम उभर क्यों नहीं पा रहे थे अपनी कमजोरियों से। उसके बाद हम देखेंगे कि उस टाइम जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो भी कारखाने सब थे, जो भी डेवलपमेंट था, वो किस स्थिति पे था, कितना जो है फैक्ट्री थे, कहाँ कहाँ आदमी को सुविधा मिल रही थी, या भारत में नहीं थे हम दूसरे जगह से मंगाते थे। फॉरेन ट्रेड का है कि इंडिया जो है बहुत सिल्क रूट के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इंडिया जो है हर समय एक बहुत ही बेहतर देश रहा है फॉरेन ट्रेड के मामले में। विदेश से बहुत ही ज्यादा जो सामान का जो आयात निर्यात होता है। बट जब अंग्रेजों के शासन काल में हमें जो है ये चीज कैसा रहा हमारा फॉरेन ट्रेड उस टाइम, उसके बारे में देखेंगे। उसका डेमोग्राफिक कंडीशन का अर्थ हो गया कि जो पॉपुलेशन था हमारा वह कैसा था, किस स्थिति से बढ़ रहा था या घट रहा था, क्या सब कंडीशन थे, जो मेल फीमेल पॉपुलेशन कितना था, डेथ रेट क्या था, मतलब बेहतर बहुत सारे चीजों को देखेंगे, टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसमें हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन थी उसमें से ज्यादातर व्यक्ति कहाँ काम कर रहे थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या कर रहे थे, या काम उनके पास था या नहीं था, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, इनके बारे में देखेंगे। और लास्ट रहेगा इस चैप्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, आज के टाइम में आप जितने भी डेवलप्ड कंट्री को देखिए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंस ये हुआ कि रोड्स, रेलवे, जो बेहतर जो भी ऐसी सुविधा है जिसके थ्रू हम सामान का आयात निर्यात करते हैं, जिससे कि हमारे पब्लिक को मतलब सेफ्टी मिलती है, आसानी होती है, कंफर्टेबल होता है चीजों का यहाँ से वहां जाना। तो ये कैसी स्थिति में थी आजादी के समय? क्या भारत में हर जगह रोड जुड़ा हुआ था, हर जगह रेल जुड़ा हुआ था, क्या हर जगह से हम कम्युनिकेशन कर पा रहे थे? तो इसके बारे में देखेंगे उस टाइम हमारे इंडिया की कैसी स्थिति थी। अब वहीं देखिए चैप्टर 2 जो है यूनिट 1 का, इसमें हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी टाइम 1950 टू 1990। भारत की अर्थव्यवस्था जो है 1950 से 1990 के बीच में कैसी रही। देखिए एक्चुअली हमारा देश तो आजाद हो गया 1947 में। तब तो जो भी वहाँ की सरकार थी उनकी जिम्मेदारी थी कि हम जहाँ कहीं भी हम पीछे हैं हम अपने आप को बढ़ाएं, क्योंकि बाकी सभी देश तो डेवलपमेंट के पाथ पर चल रहे थे। वहीं इंडिया जो है अपना बहुत सारा चीज खो चुका था अंग्रेजों के हाथों में। तो तभी जो है भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना को अपनाया, 5 ईयर प्लान्स को। तो उनमें हमारा क्या मकसद था, क्या मतलब हमारा गोल रहा था, उस चीजों को क्या उद्देश्य था इसको लाने के पीछे का। उसके बाद पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर, जब हमने शुरू किया खुद को रिकवर करना तो कृषि ने हमें कैसे मदद किया, हमने उस कृषि को बढ़ाने के लिए क्या सब किया। फिर इंडस्ट्री एंड ट्रेड, हमने कैसे अपने कारखानों को, जो भी मतलब इंडस्ट्रियल चीजों को बढ़ाया। एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में आप जब जानिएगा कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में शुरू हो चुका था, बट वहीं इंडिया हम 20th सेंचुरी में इन कर चुके थे, बट फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो हमने क्या सब किया उस टाइम। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए ट्रेड पॉलिसी का हो गया कि हमारी कैसी नीति थी जो है आयात निर्यात को लेकर। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हम यहाँ यह समझेंगे कि देखिए सपोज कीजिए हम कुछ सामान मंगा रहे हैं बाहर से, तो उसमें क्या होता है हमारा रुपया भी तो बाहर जा रहा है ना। तो भारत सरकार ने कभी ऐसी नीति अपनाई कि हम बाहर से कुछ मंगाएंगे नहीं, जो भी होगा हमारे देश में ही प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा कुछ था। लेकिन एक्चुअली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, सपोज कीजिए कोई चीज हमें किसी देश से 10 रुपए पर मिल रहा है, बट एज हमारे पास टेक्निक नहीं है तो हमें वही 10 रुपए वाली चीज बनाने के लिए करीब 20 रुपए का खर्चा आ जाता है। तो फिर इसकी बिक्री कम हो जाती है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कुछ हानि भी है जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। बाकी आगे यूनिट 2 जब आप देखिएगा, यूनिट 2 में है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जो हमारा अर्थव्यवस्था में सुधार जो है 1991 के बाद कैसे आया, इसके बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। अब यूनिट 2 में जो चैप्टर 3 है उसमें है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। देखिए क्या हुआ था 1991 के बाद
जो हमने ये 3 नीतियों को अपनाया, लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को और ग्लोबलाइजेशन को। अब देखिए, लिबरलाइजेशन से अर्थ है आजादी, आजादी रहने की नहीं, आजादी सामानों को बेचने की। एक्चुअली क्या होता था तभी 1991 से पहले कि जितने भी मतलब जो कुछ भी थे वो सरकार के नियंत्रण में था, वो हमारे पास कुछ नहीं था। और बाकी हमें बहुत सारी चीजों को देखिए, एक नॉर्मल शॉप खोलने के लिए तभी लाइसेंस की जरूरत होती थी, और वो तभी बहुत ही डिफिकल्ट होता था एक आदमी के लिए लाइसेंस प्राप्त करना किसी भी चीज का। और ऊपर से था कि हम अपने ही देश के सामान को बेच रहे थे 1991 से पहले, क्योंकि हमने तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लगा रखी थी। तो इससे क्या था कि हमें जो चीजें सस्ते में मिल सकती थी या फिर आदमी जो बेहतर चीजों को उपलब्ध कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे थे। तो 1991 के बाद उन चीजों को लाया गया, लिबरलाइजेशन को, जिससे कि आदमी को स्वतंत्रता मिली सामानों को बेचने खरीदने की। प्राइवेटाइजेशन से ये है कि एज मैंने बताया पहले, जो भी चीजें होती थी भारत सरकार के अंदर होता था, तो फिर भारत सरकार ने चीजों को प्राइवेट, जितने भी प्राइवेट एंटिटी थे, प्राइवेट कंपनीज थी, उन्हें भी काम देना शुरू किया। उन्होंने अपना अपना हर जगह फैक्ट्री खोला, तो जिससे क्या होता है कि जो डिमांड था तो वो भी पूरा होने लगा और सरकार के ऊपर से लोड भी घटा। और एज ए प्राइवेटाइजेशन होने का फायदा यह होने लगा कि भारत सरकार को टैक्स भी मिलने लगा। और ग्लोबलाइजेशन से यह है कि हम फिर क्या कि पहले तो क्या कि हम भारत से बाहर से सामान मंगाते ही नहीं थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के तहत हमने बाहर से सामान खरीदना भी शुरू किया और बाहर से लाना भी शुरू किया। तो सब चीज ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि मार्केट ओपन हो गया, बाहर की कंपनी आकर भारत में इन्वेस्ट करने लगी और हमें भी मौका मिला बाहर जाने का, बाहर से सीखने का। तो इस चैप्टर में बस इसी तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में देखेंगे कि इस तीनों के होने के बाद क्या हमारे इकोनॉमी में सुधार आया तो कितना आया, किस किस प्रकार से अभी भी हमें मदद कर रहा है वो सुधार, इसके बारे में देखेंगे। चलिए अब यूनिट 3 में है कि यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे, यूनिट 3 में हमें पढ़ना है करेंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। अब यूनिट 3 में है कि अभी जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है वो अभी किन किन समस्याओं से जूझ रही है, क्या क्या ऐसी समस्या है जिसे ठीक करना बहुत ही जरूरी है ताकि उससे हमारी अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही मजबूत की सहायता मिले। तो इनमें जो है इस यूनिट में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे पॉवर्टी के बारे में, गरीबी। एक्चुअली गरीबी है क्या और गरीब लोग हैं कौन, हम इसे कैसे पहचानते हैं, हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड और द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। तो देखिए इन सभी कौन गरीब हैं, कैसे उसे हम पहचानेंगे। तो कुछ नियम होते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में कि अगर एक आदमी इतना डॉलर कमा रहा है या कुछ रुपयों के सेंस में होता है तो वह गरीब की रेखा में नहीं, अगर उससे कम कमा रहा है तो वह गरीबी की रेखा में आता है, जिसके तहत भारत सरकार बहुत सारी योजना चलाती है और उससे गरीबों को जो है जितने भी आवश्यक वाली चीजें होती है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि यह गरीबी बढ़ क्यों रही है, क्या कारण है इसका। उसके बाद देखेंगे कि क्या सब सरकार ने नीति योजना अपनाई इसे हटाने के लिए, और अंतिम में हम देखेंगे कि जो भी योजना सरकार ने अपनाई क्या उसमें सही में गरीबी को हटाने की क्षमता थी तो कितनी दूर तक यह गरीबी हटाई गई या अभी भी क्यों नहीं हट पा रही, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। आगे चलिए चैप्टर 5 में इसी यूनिट 3 में हम देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। देखिए आज हमें पता है कि भारत का पॉपुलेशन अभी तो फर्स्ट नंबर पे कुछ समय में आ जाएगा, बट अभी हम सेकेंड नंबर पे हैं चाइना के पास। तो पॉपुलेशन का बेनिफिट हमें क्या मिलता है, लेबर फोर्स हमें जो क्या कहते हैं मजदूर हमें बहुत ही कम रुपए में मिल जाते हैं, उनका जो है रुपया ज्यादा नहीं लेते हैं। तो ये ह्यूमन कैपिटल हुआ, जो आदमियों में स्किल होते हैं कि वो इस काम में निपुण है, वो काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे क्या है ये और इसका एक्चुअली साधन क्या है, कहाँ से हमें ये ह्यूमन कैपिटल मिल रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर देखेंगे क्या यह ह्यूमन कैपिटल जो है हमें डेवलपमेंट में साथ दे रहा है कि नहीं, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अभी जो फिलहाल देखिए जो था जितना प्रोग्रेस हो रहा है सो हो ही रहा है, बट अभी फिलहाल में हम किस स्थिति पे हैं, क्या इस स्थिति से और उभर सकते हैं, क्या इसमें हम कुछ और सुधार लाया जा सकता है, इसके बारे में देखेंगे। इसी में देखिए ह्यूमन कैपिटल जो एजुकेशन भी है, क्योंकि जब आदमी को एजुकेशन मिलता है तो वह ज्यादा चीजों को समझता है, ज्यादा प्रोग्रेस कर पाता है। तो एजुकेशन जो है भारत में किस स्थिति पे है उसके बारे में देखेंगे और ये ह्यूमन कैपिटल का जो है हमारे भविष्य में क्या योगदान रहेगा। एक्चुअली यह तो बहुत ही क्लियर है कि अगर सभी व्यक्ति एजुकेटेड हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ स्किल है, तो हम फ्यूचर में आने वाले समय में भारत कहीं ना कहीं सबसे बेहतरीन देश होगा, हमारे पास सभी चीजों की सुविधा होगी। अब इस यूनिट के चैप्टर 6 में हम देखेंगे रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि गांव का जो डेवलपमेंट हुआ किस तरीके से बढ़ रहा है, आजादी के बाद कितना जो है डेवलपमेंट हुआ, क्या इसमें अभी भी कुछ कमियां रह रही है। तो यहाँ देखिए पहले तो हम समझेंगे कि ग्रामीण विकास होता क्या है।
जो ये ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कैसे मार्केट चलते हैं, इन्हें कहाँ से रुपए मिलते हैं मार्केट चलाने के लिए। उसके बाद वहां देखेंगे, एक्चुअली देखिए ग्रामीण क्षेत्र में ही कृषि जनरली होता है, तो वहाँ इसका मार्केट सिस्टम कैसा है, कैसे वहाँ मतलब चीजें बिक रही हैं, कैसे वहाँ चीजों को खरीदा जा रहा है, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे अलग अलग तरह के महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, जिससे कि कुछ आमदनी जो है किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे फैक्ट्रीज खोले जाते हैं जो कृषि के मतलब क्या कहते हैं, जो भी क्षेत्र में प्रोडक्ट मिलता है उसके तहत हम उसको बनाते हैं। तो इन सभी चीजों में देखेंगे हम कहाँ हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें यह है कि जो अभी हमारा जो ग्रामीण विकास हो रहा है, क्या जो हम विकास कर रहे हैं उससे आने वाला जो जनरेशन होगा उससे कुछ हानि होने वाला है। कि सपोज कि हमारे पास जो भी लैंड है उस पर अगर हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करें, बहुत उसे मतलब बहुत ज्यादा उससे प्रोडक्ट को ऑब्टेन करें, तो क्या होगा कि वो अपनी जो है शक्तियों को खोता जाएगा। तो आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन होगा उसे इन चीजों का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बारे में देखेंगे कि क्या हम जो है ऐसी चीजों को अपना रहे हैं जिससे कि आने वाले फ्यूचर को जनरेशन को किसी तरह की हानि नहीं हो। और उसके बाद देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कि क्या हम जो है जो फार्मिंग हो रहा है रूरल डेवलपमेंट में उसमें हम ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स हुआ कि जो भी हमारे पास काव डंग होते हैं या फिर जितना भी हमारे पास क्या कहते हैं जैसे फ्रूट के छिलके या जो भी खाने पीने का पदार्थ जो सरगल सके उसके तहत हम अपने खाद को बनाकर कृषि को चला रहे हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। आगे चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट, जो नौकरी, एक्चुअली ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज। इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट का इशू है इसमें हम कितने स्पीड से बढ़ रहे हैं, क्या हर आदमी के पास एम्प्लॉयमेंट है। या हम इनफॉर्मलाइजेशन से समझेंगे कि देखिए एक्चुअली कुछ तो होती है कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। जो व्यक्ति अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उसे हम इनफॉर्मलाइजेशन कहते हैं। मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति काम कर रहा है क्या उसके पास जॉब सिक्योरिटी है, क्या उसे जो सुविधा मिलनी चाहिए वो दिया जा रहा है, जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग है, एजुकेशन के रिगार्डिंग है। कि एक जो मजदूर काम कर रहा होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा होता है, उसे पता नहीं होता किस दिन उसकी नौकरी छूट जाएगी और ना ही तो उसे किसी प्रकार का बेनिफिट भी दिया जाता है। वहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको हर चीजों की व्यवस्था दी जाती है। और भी हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे कि जो भी हमारे मजदूर हैं और उनकी नौकरी को लेकर के क्या उन्हें क्या स्थिति है इस चीजों की। उसके बाद हम देखेंगे कितने व्यक्ति जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, क्या सभी को मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड यह हो गया कि आप एक आदमी है, आपने अपना एक दुकान खोल लिया तो आपने खुद से खुद को एम्प्लॉयमेंट दिया। वही आपने किसी एक आदमी को दुकान पर रख लिया काम करने के लिए तो वहां आपने किसी वर्कर को हायर किया। इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कारखानों सब में जो है कितने मतलब या ऑफिस सब में जो एम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने व्यक्तियों को नौकरी दी जा रही है। उसके बाद देखें हम ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि आजादी के बाद हमने कितना बदलाव लाया इस चीजों में, क्या अभी भी हम उसी जगह अटके हुए या फिर हम बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनफॉर्मलाइजेशन ऑन इंडियन वर्कफोर्स की हमारा जो इंडियन लेबर है, जो इंडियन वर्कफोर्स है वो कितने इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जो अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट कि नौकरी जो है नहीं मिलने के पीछे का कारण क्या है, कितने व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हैं अभी भी। उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार जो है गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सरकार ने अभी तक क्या क्या जो स्टेप्स अपनाए हैं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट सभी आदमी को मिले, इसके बारे में देखेंगे। बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में पहले ही समझाया था कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के एक देश डेवलप नहीं कर सकता। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, जो हमने बताया था रेलवे, ब्रिज, पुल, कम्युनिकेशन का जरिया, डाक पोस्ट, इन सभी तरह की सुविधा। उसके बाद देखेंगे इसका क्या महत्वपूर्ण है, रेलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मान लीजिए हमारे पास रोड ही नहीं रहेगा तो हम तो मुंबई से दिल्ली तक तो सामान का आयात निर्यात तो नहीं कर सकते, ना भेज सकते ना वहां से ला सकते हैं। या फिर जो भी हमारा सी रूट बना हुआ है पानी का, जो हम कहीं से यहाँ देखिए जैसे अभी फिलहाल में जो है एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो टूरिज्म स्टार्ट किया गया जिसमें कि जो कि करीब 50 से ज्यादा दिनों का रहेगा, तो वो जो है एक पानी के जरिए हुआ जा रहा है। तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारा पानी है। एक्चुअली हम नदी में कुछ से कुछ करें, मतलब एक्चुअली उसके पानी को हम कहीं और जगह यूज करें तो एक समय के बाद वो चीजें समाप्त हो जाती है। तो जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिस है जिसकी नीड है हमें बहुत ज्यादा, तो उन सभी चीजों की उपलब्धता कितने है भारत में। और भारत में अभी जो है द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, भारत अभी किस स्थिति तक पहुंचा है।
अभी वहीं देख लें यूएस में आप जब देखेंगे तो वहाँ की सभी चीजें काफी स्मूथ है, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है और भी बन रहे हैं। क्या भारत भी उसी राह पर चल रहा है? भारत में क्या स्थिति है इन चीजों की? उसके बाद हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ एनर्जी से हमारे बॉडी के एनर्जी का नहीं अर्थ है, ये एनर्जी है कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चीज है जो हमें 24 घंटे चाहिए, क्योंकि इतने सारे काम हो रहे हैं, अगर कुछ समय के लिए भी काटा जाए तो बहुत ही हानि होगा और बहुत सारे काम रुक जाएंगे। तो अभी देखिए आज के टाइम में जितने भी रेलगाड़ी हैं सभी इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रहा है, क्या क्या हम सोर्सेस अपना रहे हैं, कितने हद तक हम जो आने वाले जनरेशन को उससे इफेक्ट नहीं पहुंचाएंगे। उसका हेल्थ जो है, स्वास्थ्य एक बहुत ही जरूरी चीज है और हमें पता है कि हर आदमी जो है प्राइवेट संस्था में अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं करा सकता। तो भारत सरकार ने क्या क्या जो है स्टेप्स लिए हैं उसके लिए, जिससे कि आदमी लोग स्वस्थ रह सके। उसका चैप्टर नंबर 9 में हम देखेंगे एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारा जो वातावरण है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ हो गया, जो हमने आपको समझाया था, कि हम किसी भी सामान का तो आप यूज करें, बट इस सामान को उस प्रकार यूज करें कि कल को जो हमारा जनरेशन आए तो उन्हें ये सामान मिले यूज करने के। ये अर्थ है यहाँ हम समझेंगे वातावरण क्या है और उसका क्या काम है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में वातावरण की स्थिति क्या है। उसके बाद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझेंगे और हम क्या क्या स्टेप ले रहे हैं जिससे कि ये डेवलपमेंट मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि हम कोयला को इतना यूज करें कि आने वाले जनरेशन को पता ही नहीं चले कि कोयला भी कुछ चीज था। तो इसलिए हमें उसे इस प्रकार से यूज करना है कि ये जनरेशन आए इन्हें भी उस चीजों का लाभ मिले। अब यूनिट 4 है यहाँ हमारा, ये लास्ट यूनिट है और लास्ट चैप्टर भी 10th रहेगा। डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विथ नेबर्स। तो हम यहाँ देखेंगे कि भारत जो अभी तक डेवलपमेंट कर पा रहा है उससे हमने क्या सीखा है अभी तक। एक्चुअली हम 1947 से ही शुरू हो गए, आज हम 2023 पर आ चुके हैं। तो इतने समय के दौरान हमने क्या सीखा खुद से, और जो हमने खुद को डेवलप किया, जो हमारे आसपास के देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तो और भी बहुत सारे देश हैं। तो उनके मुकाबले में हम अभी कहाँ हैं, क्या हम कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे डेवलपमेंट पार्ट स्नैपशॉट व्यू, कि जो भारत अभी तक डेवलपमेंट पाथ को फॉलो कर रहा है उसके बारे में हम थोड़े डिटेल में देखेंगे। उसका डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, देखिए पॉपुलेशन में इंडिया अभी भी काफी स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो इसके पीछे का हम इंडिकेटर समझेंगे कि क्यों हम कर रहे हैं ग्रो। और इंडिकेटर्स में हम बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, जैसे डेथ रेट, बर्थ रेट, और भी बहुत सारे मेल फीमेल जो है रेशियो, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे जीडीपी एंड सेक्टर्स। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम कंपैरिजन डेवलप कर सकते हैं अपने बगल वाले देश से, कि उनका जीडीपी कितना है, हमारा जीडीपी कितना है, और जो हर सेक्टर्स में कितना हर सेक्टर्स का कितना योगदान है जीडीपी प्रोग्रेस में। जैसे देखिए अब सर्विस सेक्टर होता है, इनका आज के समय में बहुत ज्यादा ही रोल होता है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना। तो हम ये कंपेयर करेंगे कि अदर देश में जो है जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूट हो रहा है, क्या सर्विस सेक्टर ही है या फिर कोई और सेक्टर ज्यादा हेल्प कर रहा है। फिर इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में हम देखेंगे, जिसमें हम बहुत सारे स्किल्स को पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी को, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इंडिया में जो ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास हो रहा है, वो कितना गति से हो रहा है, कहाँ हम अभी भी पीछे रह जा रहे हैं। इसके बारे में हम देखेंगे बहुत सारे स्किल के बेसिस पे। और लास्ट रहेगा कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड अप्रेजल। तो हमने जो अभी विकास को लेकर अपना स्ट्रेटजी अपनाया हुआ है कि क्या हमें करना आने वाले फ्यूचर में, और अभी जो हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें इतना ही हमने आपको प्रीव्यू दिया। हम अगले क्लास में आपके साथ चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे, उसमें क्वेश्चंस प्लस डिटेल, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में हम उसे करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा 11th प्लस 12th की इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराएंगे। चलिए आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद।